हेलो एवरीवन, वेलकम। तो गाइस, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने करंट इनसाइड द कंडक्शन डिस्कस किए थे, राइट। और उसमें हम लोगों ने देखे थे कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ क्या रिलेशन है, राइट। और करंट का इक्वेशन देखे थे, ठीक है। और आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे उस पर बेस्ट कुछ न्यूमेरिकल, राइट। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वी डी बराबर क्या था, ई बाई एम into tau, right? Where tau क्या था, tau is the relaxation time, right? ठीक है। और I बराबर क्या आया था, n e a v d, right? ठीक है। Where n is the number of electron per unit volume, ठीक है। E इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, a is the area of cross section, ठीक है। और इसी दोनों को हम लोग कंबाइन किए थे, राइट। ठीक है। तो यहाँ से एक टर्म डिफाइन किए थे, I upon a, करंट पर यूनिट एरिया, दैट इज कॉल्ड करंट डेंसिटी। और यह एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, डिस्कस करेंगे कैसे वेक्टर होता है, ठीक है। और ये आया था तुम्हारा एनईवीडी, राइट, ठीक है। और फिर इक्वेशन इस वीडी का वैल्यू, ठीक है, अगर हम इसको इक्वेशन फर्स्ट माने और इसको इक्वेशन सेकंड, तो वीडी का वैल्यू इसमें इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, जे बराबर कितना हो गया, एन ई बाई एम, एम इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ध्यान रहे दिस इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट, इनटू टॉ। तो ये क्या आ गया, एन ई स्क्वायर एम ई इंटू टॉ और ई इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। तो देखो, एक ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट डेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड में एक रिलेशन आ गया, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेक्टर क्वांटिटी होता है, ये भी वेक्टर क्वांटिटी होता है, राइट। और किसी पर्टिकुलर कंडक्टर के लिए ये पूरा कांस्टेंट होगा, दिस इज कांस्टेंट फॉर ए पर्टिकुलर कंडक्टर, ठीक है, ये कांस्टेंट होगा। और इस कांस्टेंट को बोला गया सिग्मा, ठीक है, राइट। दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड सिग्मा, ठीक है, यानी कंडक्टिविटी ऑफ कंडक्टर, राइट, ठीक है। यानी J इक्वल टू सिग्मा ई आ गया, ठीक है। और इसी को बोला गया ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, राइट, ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, ठीक है। ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म क्या बोलता है, यह कंडक्टिविटी ऑफ द मीडियम के बारे में बताता है कि जो कंडक्टिविटी होता है, ये सिग्मा का वैल्यू क्या आया, एन ई स्क्वायर टॉ बाई एम, दैट इज इंडिपेंडेंट, ठीक है। ये टेम्परेचर सबसे क्या है, इंडिपेंडेंट है, राइट, एम ई, सॉरी, ये क्या है, डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मटेरियल, मीडियम, नेचर ऑफ मटेरियल, राइट, एंड टेम्परेचर, राइट। ये दो चीज पे डिपेंड करता है, ठीक है। बट इंडिपेंडेंट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, यह जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इस इलेक्ट्रिक फील्ड से इंडिपेंडेंट होता है। यानी मान लो ये कंडक्टर है मेरा, ठीक है, इस पे जैसे ही हम लोग पोटेंशियल अप्लाई करेंगे, ठीक, तो एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाता है, राइट, इधर से इधर एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगा, ठीक है। बट इस कंडक्टर का जो कंडक्टिविटी होगा, सिग्मा होगा, वो इस इलेक्ट्रिक फील्ड से इंडिपेंडेंट होगा। या इलेक्ट्रिक फील्ड का कितना भी वैल्यू हो, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राइट। यानी सिग्मा जो होता है इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है। ये बताया था ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, ठीक है। अब देखो, इसी से ओम्स लॉ का डेरिवेशन हुआ, राइट। आगे चलें, ठीक। देखो ओम्स लॉ, यहीं से हम लोग ड्राइव करते हैं ओम्स लॉ, राइट। I इक्वल टू एन ई ए वी डी, राइट, दिस इज इक्वेशन 1। वी डी इक्वल टू ई बाई एम इनटू टॉ, दिस इज इक्वेशन 2। और हम लोग जानते हैं कि फॉर ए पर्टिकुलर कंडक्टर, अगर मान लो एल लेंथ का कंडक्टर है, सपोज लेंथ ऑफ कंडक्टर टू बी एल, राइट, और इसके क्रॉस अगर V वोल्ट का पोटेंशियल लगाते हैं, ठीक है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगा, क्या इस डायरेक्शन में सेटअप हो जाएगा, E। तो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन E एंड V, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, E बराबर वोल्ट पर यूनिट लेंथ,
राइट। हाँ, V अपॉन एन बोल्ड पॉइंट लें। अब देखो इन दोनों इक्वेशन से, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, I बराबर क्या हो जाएगा, n e स्क्वायर a बाई m इंटू टॉ इंटू e, यही होगा, राइट। फ्रॉम इक्वेशन 1 से vd का वैल्यू रख देंगे इक्वेशन 1 में, तो n e स्क्वायर a बाई m इंटू टॉ इंटू e, वेयर e इज द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड यानी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। फिर e का वैल्यू v बाई l रख देते हैं, तो I बराबर क्या हो जाएगा, n e स्क्वायर a टॉ बाई m इंटू v बाई l, राइट। अब देखो किसी पार्टिकुलर कंडक्टर, ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 3 मानो, ठीक। अब सपोज कर लो कि यह जो मेरा कंडक्टर है, राइट, यह जो कंडक्टर है ये वाला, ठीक है, ये एक हम पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, ठीक है, डिस्कस कर रहे हैं, ठीक। यानी कि टेम्परेचर को हम कांस्टेंट मान लेते हैं, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, राइट, कांस्टेंट टेम्परेचर पे फॉर ए पर्टिकुलर कंडक्टर, यानी एक गिवन कंडक्टर के लिए, फॉर ए गिवन कंडक्टर देखो n भी कांस्टेंट हो जाएगा, राइट, एरिया भी कांस्टेंट हो जाएगा, n a m भी कांस्टेंट हो जाएगा, l भी कांस्टेंट हो जाएगा, टॉ भी कांस्टेंट हो जाएगा, राइट। तो ये सारा टर्म क्या हो जाएगा, पूरा कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। कब, ध्यान रहे कंडीशन क्या है कि टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए, ऐसा नहीं कि अभी हम 30 डिग्री पे बात कर रहे हैं फिर थोड़ी देर बाद 50 डिग्री पे डिस्कस किया, ऐसा नहीं। जब एक्सपेरिमेंट करेंगे तो हम लोग सब चीज, पूरा जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होता है उसको कांस्टेंट ले लेंगे, यहाँ पर टेम्परेचर को कांस्टेंट ले लेंगे, ठीक है। ये पूरा टर्म कांस्टेंट हो जाएगा, राइट, ये पूरा टर्म कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ से क्या है, I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, और यही ओम्स लॉ है, राइट, दिस इज ओम्स लॉ, राइट। देखो तो ओम्स लॉ क्या बोला कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर फॉर ए गिवन कंडक्टर, करंट थ्रू कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड पोटेंशियल अक्रॉस द कंडक्टर। समझ में आया ना। देखो ये करंट क्या है, इस कंडक्टर से करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, राइट, करंट थ्रू कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इसके इंड के अक्रॉस जो पोटेंशियल अप्लाइड है उसके प्रोपोर्शनल है, बट कब, टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, राइट, और यही ओम्स लॉ है, ठीक है। और इस कांस्टेंट को बोला गया 1/r कंडक्टेंस, राइट, ये हो गया। तो ओम्स लॉ का स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, एज क्या आया, एज I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, यानी एट कांस्टेंट टेम्परेचर करंट थ्रू conductor is directly proportional to applied potential, right। ठीक है, यानी जो करंट थ्रू कंडक्टर होता है या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड पोटेंशियल, और इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए, I को हटाने के लिए एक कांस्टेंट लगाया गया, दैट इज 1/r, ठीक है। 1/r को बोला गया कंडक्टेंस, ठीक है। 1/r को क्या बोला गया, R जो है रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, राइट, रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, राइट, ठीक है, ठीक, इसका यूनिट ओम हो जाएगा, राइट, ऐसे सिंपल रहता है, ठीक। अब 1/r को बोला गया कंडक्टेंस, इसको G से डिनोट करते हैं, राइट, कंडक्टेंस, ठीक है, G से कंडक्टेंस, कंडक्टेंस ऑफ कंडक्टर, और इसका यूनिट हो जाएगा ओम इनवर्स, राइट, ओम इनवर्स या महो, ठीक है, राइट। देखो तो अब इसका अगर वैल्यू देखा जाए कि 1/r का वैल्यू क्या आया, देखो 1/r का वैल्यू आ गया NE² A τ/ml, राइट,
यानी 1/r का वैल्यू आ गया NE² tau A by m into L, राइट। तो यहाँ से देखो r का क्या आ जाएगा, r बराबर आ जाएगा NE² ML by NE² tau into A, राइट। अब देखो हम लोग जानते हैं कि इनिशियल स्टेज में सिग्मा यानी रो बराबर क्या आया था, m NE² tau, दिस इज द रो रेसिस्टिविटी, राइट। ये रेसिस्टिविटी था और ये किस पे डिपेंड कर रहा था, इट डिपेंड ओनली ऑन नेचर ऑफ मटेरियल, मीडियम एंड टेम्परेचर, डिपेंड ओनली ऑन नेचर एंड टेम्परेचर, राइट, टेम्परेचर ऑफ मटेरियल, ठीक है। तो इस पूरे टर्म को क्या लिख देंगे, कांस्टेंट, यानी r बराबर क्या हो गया, रो L बाई A, ठीक है। दिस इज द फॉर्मूला फॉर रेसिस्टेंस, राइट, दिस इज द फॉर्मूला फॉर रेसिस्टेंस, ठीक है। क्या आ गया, r इक्वल टू रो L बाई A, ठीक है। रेसिस्टेंस, राइट, ठीक है, यूनिट ओम होता है, ठीक है, यूनिट ओम सिंबल ये, ठीक। अब देखो ये जो होता है रेसिस्टेंस ना, ये क्या करता है, किसी भी कंडक्टर में करंट के फ्लो को अपोज करता है, ठीक है, राइट, ये अपोज द फ्लो ऑफ करंट, ठीक है। करंट, ठीक, यानी कि उसमें एक तरह से हिंड्रेंस डेवलप करता है, ठीक है। मतलब अगर ज्यादा रेसिस्टेंस होगा, मान लो इसका सैंपल देखो, सैंपल ऐसे होता है, राइट। मान लो एक रेसिस्टेंस है 10 ओम, राइट, एक रेसिस्टेंस है 1000 ओम, ठीक है। तो किसमें जल्दी करंट फ्लो करेगा, 10 ओम में या 1000 ओम में, 10 ओम में, इसमें जल्दी फ्लो करेगा, इसमें दिक्कत होगा। देखो ये इसका मतलब रेसिस्टेंस क्या होता है ना, करंट के फ्लो को अपोज करता है, वो चाहता है कि नहीं फ्लो करे, जितना ज्यादा रेसिस्टेंस उतना ही ज्यादा उसमें हिंड्रेंस डेवलप करता है, ठीक है। तो एक तरह से ये हिंड्रेंस सर्किट में हिंड्रेंस डेवलप करता है, ठीक है। और एराइज किस क्यों होता है, किसी भी कंडक्टर का रेसिस्टेंस एराइज क्यों होता है, देखो जो रेसिस्टेंस होता है वो एराइज होता है कोलिजन के कारण, ठीक है। हम लोग कल पढ़े थे कंडक्टर में, राइट, कंटिन्यूअस कोलिजन होता है, ठीक है, होता है कंटिन्यूअस कोलिजन, राइट, इनसाइड द कंडक्टर। हम बैटरी लगा दें, ठीक है, राइट। तो एक्चुअल में क्या है, इसमें जैसे ही बैटरी आप सप्लाई करेंगे इसमें करंट फ्लो करना शुरू कर देगा, ठीक है। अब देखो इस कंडक्टर है तो इसका कुछ रेसिस्टेंस भी होगा, R इक्वल टू रो L बाई A, वेयर रो इज द रेसिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर, राइट, ठीक है। अब ये रेसिस्टेंस जो राइज होता है ड्यू टू कोलिजन, ठीक है, यानी रेसिस्टेंस। अब कोलिजन किसके किसके बीच होता है, याद है कि जैसे ही हम लोग पोटेंशियल अप्लाई करते हैं, इलेक्ट्रॉन लैटिस से टकराता है, अपना सारा एनर्जी लैटिस को दे देता है, फिर वो वहां का इलेक्ट्रॉन फिर दूसरे लैटिस से टकराता है, यानी सक्सेसिव कोलिजन होता है और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ड्रिफ्ट करता है विथ स्पीड ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, राइट, ठीक है। और इसी कोलिजन की वजह से जो प्रॉपर्टी डेवलप होता है दैट इज कॉल्ड रेसिस्टेंस, ठीक। तो रेसिस्टेंस लिखेंगे, रेसिस्टेंस अराइज ड्यू टू कोलिजन, कोलिजन ऑफ, क्या बोल रहे हैं कि देखो जैसे ही हम लोग पोटेंशियल अप्लाई करते हैं किसी कंडक्टर के क्रॉस तो करंट फ्लो करने लगता है। अब ये बताओ करंट फ्लो इसलिए करता था क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर्टिकुलर डायरेक्शन में ड्रिफ्ट करता था, और ड्रिफ्ट किस तरह करता था, सक्सेसिव कोलिजन करते हुए, यानी एक इलेक्ट्रॉन एनर्जी लिया, फिर आगे वाले लैटिस से टकराया, अपना सारा एनर्जी उस लैटिस को दे दिया, फिर वहां का इलेक्ट्रॉन निकला, फिर आगे वाला लैटिस से टकराया, यानी क्या होता था, सक्सेसिव कोलिजन होता था, राइट। अब कोलिजन होगा तो क्या हिंड्रेंस पैदा होगा, ठीक है। जितना ज्यादा कोलिजन होगा, देखो जितना ज्यादा भीड़ भाड़ रहेगा, क्या उतना ही दिक्कत होगा किसी चीज को, किसी को जाने में, राइट, समझ रहे हो ना, मोर द नंबर ऑफ कोलिजन मोर हिंड्रेंस, ठीक है। तो उसी से इसी कोलिजन की वजह से जो डेवलप होता है प्रॉपर्टी दैट इज कॉल्ड रेसिस्टेंस। तो रेसिस्टेंस इज अराइजेज ड्यू टू कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन विथ इट्स लैटिस, ठीक है।
विथ लैटिस, ठीक है, राइट। मोर द नंबर ऑफ कोलिजन मोर इज द रेसिस्टेंस, ठीक है। क्या बोल सकते हैं, जितना ज्यादा कोलिजन, समझ लो जितना ज्यादा भीड़ होगा, जितना ज्यादा कोलिजन होगा, हम लोग को उसमें जाने में उतना ही दिक्कत होगा। सेम कंसेप्ट यहाँ डेवलप करेंगे कि जितना ज्यादा कोलिजन होगा उतना ही रेसिस्टेंस होगा, यानी मोर द नंबर ऑफ कोलिजन मोर कोलिजन, हाँ, मोर विल बी रेसिस्टेंस, राइट। जितना ज्यादा कोलिजन होगा उतना ज्यादा रेसिस्टेंस होगा, ठीक है। अब देखो कोलिजन कैसे डिपेंड करता है, राइट। कोलिजन कब ज्यादा होगा, ठीक है। कोलिजन कब ज्यादा होगा, जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा, राइट। ये कोलिजन कब ज्यादा होगा, मोर कोलिजन कब होगा, व्हेन मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट, व्हेन लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ कौन सा इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन ही मूव करता है ना, ठीक है, राइट। तो अब देखो, अब हम लोग मटेरियल को तीन तरह से डिवाइड किए हुए हैं कि कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर, राइट। और तीनों में मटेरियल अलग अलग होता है, इसका मतलब तीनों में अलग अलग कोलिजन होगा, राइट, ठीक है, ठीक। अब देखो एक टर्म आता है रिलैक्सेशन टाइम, टॉ, टॉ के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। टॉ, रिलैक्सेशन टाइम, ये क्या होता है, दिस इज द टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, राइट, यानी दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच का टाइम है, ठीक है। अब एक बात बताओ, ये ज्यादा कोलिजन, अगर मान लो अभी 10 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, मान लो अभी 4 इलेक्ट्रॉन है, एक जगह 20 इलेक्ट्रॉन है, किसमें समय कम लगेगा कोलिजन होने में, ये 4 में ज्यादा लगेगा या इसमें, हाँ सेकेंड में, यानी जिसमें ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा उसमें क्या रिलैक्सेशन टाइम कम होगा, क्योंकि जल्दी जल्दी कोलाइड करेगा। ये चीज समझ में है ना, जितना ज्यादा भीड़ रहेगा हम लोग टकराने का रेट, समय उतना ही कम रहेगा, और जितना कम भीड़ रहेगा उतना ही हम लोग टकराने का समय बहुत ज्यादा रहेगा, राइट। यानी कि जो रिलैक्सेशन टाइम होता है, ठीक है, वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, राइट। यानी बोल सकते हैं ना कि लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब स्मॉल रिलैक्सेशन टाइम, राइट, लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इम्प्लाई स्मॉल रिलैक्सेशन टाइम, राइट। ये चीज समझ में आया ना कि जितना ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा उतना ही कोलिजन करने में कम समय लगेगा, और जितना कम इलेक्ट्रॉन होगा उतना ही कोलिजन करने में ज्यादा समय लगेगा, ठीक है, क्योंकि भीड़ नहीं रहेगा। मान लो ये 2 इलेक्ट्रॉन है, अब इसको यहाँ से यहाँ जाना होगा, और इसी इतना ही जगह में 10 इलेक्ट्रॉन हो जाए तो क्या फटाफट कोलाइड नहीं कर जाएगा, ठीक है, ठीक। अब देखो, अब हम लोग तो मटेरियल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, ठीक। इस और ये रिलैक्सेशन टाइम है, ये जो है इट ओनली डिपेंड ऑन टेम्परेचर, ठीक है, इट ओनली डिपेंड ऑन टेम्परेचर, ओनली डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, राइट। हमें किस पे डिपेंड करता है, सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे। अब किस तरह से डिपेंडेंसी है वो चीज देखो, जैसे ही जो चीज हम लोग गैस मॉलिक्यूल के लिए पढ़े थे, सेम एनालॉजी यहाँ पे भी होगा, ठीक है। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाएंगे क्या इलेक्ट्रॉन ज्यादा फ्री होगा, राइट। देखो एज टेम्परेचर इंक्रीजेस, एज टेम्परेचर इंक्रीजेस, इसका क्या मतलब हुआ, मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन, राइट। अब जैसे ही फ्री इलेक्ट्रॉन हो गया, इसका मतलब कि क्या रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज कर गया, इसका मतलब क्या देखेंगे, टेम्परेचर बढ़ाने से रिलैक्सेशन टाइम पे क्या प्रभाव पड़ता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, राइट। यानी हम बोल सकते हैं कि टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है, ये बोल सकते हैं, बट एग्जैक्ट है ऐसा नहीं है, ठीक है, बट बोल सकते हैं कि जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाएंगे एक्सेस इलेक्ट्रॉन फ्री होगा और रिलैक्सेशन टाइम घट जाएगा, ठीक है, राइट। ये हो गया। अब देखो कंडक्टर की बात करते हैं, ठीक है, कंडक्टर, कंडक्टर में क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन होता है एक्सेस अमाउंट में अवेलेबल होता है, फ्री
electron are available in excess amount, राइट। अब देखो कंडक्टर है तो उसमें बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी है, ठीक है। अब मान लो टेम्परेचर बढ़ाएं तो क्या इलेक्ट्रॉन बढ़ता है कि ऑलमोस्ट कांस्टेंट ही रहता है? ऑलरेडी एक्सेस है, ठीक है। कंडक्टर की बात कर रहा है, ऑलरेडी एक्सेस है, क्या बोल सकते हैं? इसका मतलब ऑलमोस्ट कांस्टेंट होता होगा, टेम्परेचर बढ़ाने पे कोई फर्क नहीं पड़ता होगा। एक्सेस ऑलरेडी है ही, कंडक्टर में बहुत ज्यादा मात्रा में फ्री है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से क्या उससे और ज्यादा थोड़ी होगा, थोड़ा बहुत बढ़ेगा, बट क्या ऑलमोस्ट कांस्टेंट बोल सकते हैं? क्या बोल सकते हैं कि हाँ, कि इस पे कंडक्टर पे टेम्परेचर का फ्री इलेक्ट्रॉन पे उतना ज्यादा इफेक्ट नहीं होता है, यानी ऑलमोस्ट कांस्टेंट विद टेम्परेचर, ठीक है। ऑलमोस्ट कांस्टेंट विद टेम्परेचर, राइट। टेम्परेचर के साथ कांस्टेंट रहता है, ठीक है। अब टेम्परेचर के साथ कांस्टेंट होता है तो इससे क्या आया, ठीक, क्या रिलेशन है? तो देखो हम लोग रेसिस्टिविटी का इक्वेशन देखे थे, रो बराबर, देखो रो बराबर एम एन ई स्क्वायर टॉ, राइट। रो बराबर एम एन ई स्क्वायर टॉ, एम बाई एन ई स्क्वायर टॉ, ठीक। अब देखो ऑलमोस्ट एन जो है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, ये कांस्टेंट हो गया, ध्यान से देखो एन कांस्टेंट हो गया। इसका मतलब क्या है? जब नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन ही कांस्टेंट हो गया तो क्या बोल सकते हैं? कोलिजन टाइम भी कांस्टेंट हो गया होगा, राइट। क्योंकि इलेक्ट्रॉन बढ़ा ही नहीं और नहीं घटा ही, तो क्या उसके कोलिजन टाइम पे कोई फर्क पड़ेगा? जितना पहले था उतना ही रहा होगा, एम आई राइट। इसका मतलब क्या बोल सकते हैं कि ये पूरा टर्म कांस्टेंट हो गया, यानी रो क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया। सो क्या बोल सकते हैं? फॉर कंडक्टर रो क्या होता है? कांस्टेंट होता है, राइट। इस पे टेम्परेचर का उतना प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। ये चीज समझ में है कंडक्टर का, ठीक है। फ्री इलेक्ट्रॉन एक्सेस होता है, राइट, और एक्सेस होता है तो उस पर टेम्परेचर बढ़ाने से भी उसमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन बढ़ता नहीं, इसलिए हम लोग बोल देते हैं ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो गया। अब एन कांस्टेंट हो गया तो रिलैक्सेशन टाइम भी कांस्टेंट हो गया, सो रो क्या होगा? कांस्टेंट हो गया, यानी रेसिस्टिविटी ही क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया, ठीक है। आगे चले, और रो कांस्टेंट होगा, एक बात बताओ, और वैल्यू क्या बहुत ज्यादा होगा या बहुत कम होगा? इसके वैल्यू के बारे में क्या बोल सकते हैं? देखो एन जो है एक्सेस में बहुत ज्यादा है, यानी एन भी बहुत ज्यादा है, इसका मतलब क्या? रो बहुत कम होगा। तो रो कंडक्टर के केस में नेग्लिजिबल होता है, वेरी स्मॉल, यानी नेग्लिजिबल, मतलब उसको निग्लेक्ट कर सकते हैं। इसीलिए हम लोग बोलते हैं ना कंडक्टर आर गुड, कंडक्टर जो होता है इलेक्ट्रिसिटी को बहुत अच्छे तरीके से कंडक्ट करता है, राइट। यानी मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, राइट। क्यों? क्योंकि उसका रेसिस्टिविटी कम होता है। अब रेसिस्टिविटी कम होगा तो क्या रेसिस्टेंस भी कम हो जाएगा? रेसिस्टिविटी कम होगा तो हम लोग इस रिलेशन से बोल सकते हैं ना कि रेसिस्टेंस भी कम होगा, ठीक है। तो इसलिए कंडक्टर का रेसिस्टेंस क्या होता है? कम होता है, राइट। आगे चलें, सेकंड। अभी देखो, अभी फिलहाल इस केस में उतना, चलो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेम्परेचर के साथ अभी इसको कंसीडर नहीं करो अभी, विदाउट इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। चलो ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहने दो, टेम्परेचर के साथ क्या इफेक्ट पड़ेगा उसको हम लोग अलग डिस्कस करेंगे, ठीक। पहले विदाउट इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर देख लेते हैं, राइट राइट। ठीक, अगर टेम्परेचर ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहा तो क्या फर्क पड़ेगा? तो एन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, टॉ पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और एन चूंकि बहुत ज्यादा होता है इसलिए रेसिस्टिविटी बहुत हाई होता है, राइट। ये कंडक्टर का हो गया, ठीक है। सेमीकंडक्टर का देखो सेकंड, सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर में क्या होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन स्मॉल अमाउंट में रहता है, राइट। यानी एन जो होता है, एन नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, ये क्या होता है? मॉडरेट होता है,
बहुत मतलब कुछ होता है वेरी स्मॉल। एन क्या है? नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पॉइंट वॉल्यूम, यही है ना? नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। राइट, यही है ना? राइट, तो इन क्या हो गया? इन ऑलमोस्ट बहुत कम होता है, ठीक है, मॉडरेट होता है, ठीक। और ये देखो जैसे ही सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो एन बढ़ जाता है, ठीक है। यानी कि ये जो एन है इंक्रीजेज विथ टेम्परेचर, राइट। सेमीकंडक्टर में देखा होगा, सोलर पैनल में देखा होगा, धूप में रखने पे करंट ज्यादा होने आने लगता है। तो एक्चुअल में क्या होता है? करंट ज्यादा आने का मतलब क्या? चार्ज ज्यादा फ्लो करने लगा, राइट। टेम्परेचर बढ़ा तो हम बोल सकते हैं ना कि इन सेमीकंडक्टर में जो एन होता है इंक्रीज विथ टेम्परेचर, टेम्परेचर के साथ बढ़ता है, राइट। अब इसमें रेसिस्टिविटी का क्या इफेक्ट पड़ेगा? देखो एन जो होता है कुछ होता है, राइट, यानी रो बराबर एम एन स्क्वायर ई इंटू टॉ। तो एन कुछ होता है, इसका मतलब रेसिस्टिविटी भी इसका भी स्मॉल होता होगा, राइट। यानी कि इसका जो रो होता है इज स्मॉल, राइट। वेरी स्मॉल नहीं बोल सकते बट स्मॉल होता है, ठीक है। हम लोग इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर अलग देखेंगे कि क्या इफेक्ट टेम्परेचर पर पड़ता है। अभी जनरल देख रहे हैं कि क्या रेसिस्टिविटी होता है, हाई होता है या लो होता है या होता ही नहीं है, ठीक है, वो चीज देख रहे हैं, राइट। यानी अभी सिर्फ और सिर्फ हम एन का इफेक्ट देख रहे हैं, ठीक है, टॉ का नहीं, राइट। हो गया। थर्ड देखो इंसुलेटर। इंसुलेटर में एन के बारे में बोलो। इसमें एन क्या होता है? ऑलमोस्ट जीरो, राइट। यानी ऑलमोस्ट क्या बोल सकते हैं? ऑलमोस्ट जीरो, यानी एकदम नहीं, बट खूब हीट किए तो एक आध इलेक्ट्रॉन निकल गया, होता है ना। यानी बोल सकते हैं ना कि टेम्परेचर खूब बढ़ा दिए तो कुछ कंडक्ट करेगा, राइट। यानी कि एक तो है कि एन जो है इंक्रीज विथ टेम्परेचर, बट उस रेट से नहीं निकलेगा जिस रेट से सेमीकंडक्टर और कंडक्टर में निकल रहा होगा। इसमें इंक्रीज करने का रेट क्या होगा? बहुत कम होगा। खूब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो एक आध इलेक्ट्रॉन निकल गया, ठीक है, राइट। तो एन ऑलमोस्ट कांस्टेंट जीरो हो गया। तो देखो एन ही जीरो हो गया तो क्या रेसिस्टिविटी बहुत हाई हो गया? रेसिस्टिविटी इज वेरी हाई, इनफाइनाइट नहीं बोलेंगे, वेरी हाई बोलेंगे, बहुत ज्यादा हो गया। 10⁴ किलो ओम, 10⁵ किलो ओम, राइट। मिक्का जो होता है, मिट्टी उट्टी जो होता है, ये सब का क्या होता है? इंसुलेटर ही होता है, राइट। ये सब का रेसिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, इसलिए हम लोग यूज कर देते हैं, ठीक। चलो ये हो गया। ये चीज समझ में आया ना? अब इसका इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर देखते हैं कि रेसिस्टेंस पे क्या इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। आगे चले। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, राइट। अभी सिर्फ हम लोग थ्योरेटिकल अप्रोच देख रहे हैं, राइट। इसके बाद हम लोग इसका मैथमेटिकल अप्रोच भी देखेंगे, ठीक है। जब रेसिस्टेंस का कैलकुलेशन करेंगे तो फिर एक बार हम लोग इसका इफेक्ट देखेंगे ये क्या इफेक्ट आता है, मैथमेटिकल अप्रोच, ठीक है। अभी सिर्फ थ्योरेटिकल अप्रोच। तो सबसे पहला था कंडक्टर, राइट, कंडक्टर, ठीक है, ठीक है। और रो बराबर आया था, रो बराबर एम बाई एन ई स्क्वायर टॉ, एंड आर बराबर रो एल बाई ए, राइट। ये दो चीज याद होना चाहिए एकदम, और यही डिटरमाइन करेगा कि क्या टेम्परेचर पे क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है। अब देखो पहला कंडक्टर में, ठीक है, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इसमें ऑलरेडी एक्सेस अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। एक्सेस है तो और टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा? इंक्रीज कर जाएगा, समझ रहे हो ना। देखो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो और ज्यादा इलेक्ट्रॉन इंक्रीज कर जाएगा, ये चीज समझ में आया ना कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो और ज्यादा इलेक्ट्रॉन बढ़ा निकला। इन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा,
ध्यान से देखो, एन पे उतना कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यानी कि क्या बोल सकते हैं, एन के बारे में क्या बोल सकते हैं, ऑलमोस्ट कांस्टेंट बोल सकते हैं कि नहीं। ये चीज समझ में आया कि एन ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो गया टेम्परेचर बढ़ाने पर भी, क्योंकि ऑलरेडी एक्सेस है, ठीक है, इनफाइनाइट है, उसमें कुछ और बढ़ ही गया तो क्या फर्क पड़ा, राइट। बट रिलैक्सेशन टाइम पे फर्क पड़ेगा। रिलैक्सेशन टाइम जैसे ही एन और ज्यादा होगा, क्या रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज हो जाएगा, रिलैक्सेशन टाइम क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। अब ये डिक्रीज हो जाएगा, इसका मतलब क्या होगा, रेसिस्टिविटी क्या हो गया, रेसिस्टिविटी इंक्रीज, राइट। और रेसिस्टिविटी इंक्रीज हो गया, इसका मतलब रेसिस्टेंस इंक्रीज हो गया, राइट। तो हम क्या बोल सकते हैं कि इन केस ऑफ कंडक्टर इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस देन रेसिस्टिविटी इंक्रीजेस। क्या बोल सकते हैं, इफ टेम्परेचर increases, right, then resistivity increases, and hence resistance increase। ठीक है, यानी कि कंडक्टर के केस में टेम्परेचर बढ़ाने पर रेसिस्टेंस पे क्या प्रभाव पड़ता है, रेसिस्टेंस पे क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है, पहली बात याद रखना। हाँ, आगे हम लोग देखेंगे जब इसका मैथमेटिकल एनालिसिस कर रहे होंगे तो किस तरह ये रेसिस्टेंस बढ़ता है, राइट, उस चीज को हम लोग देखेंगे। ठीक, लीनियर बढ़ता है कि किस तरह का रिलेशन है, ठीक है, वो टेम्परेचर के साथ, वो चीज हम लोग देखेंगे। ठीक, बट यहाँ पर ये इतना कंक्लूजन समझ में आया कि टेम्परेचर बढ़ाने पर रेसिस्टेंस क्या हो गया, बढ़ गया इन केस ऑफ कंडक्टर, राइट। अब देखते हैं सेमीकंडक्टर के केस में। सेमीकंडक्टर सेमीकंडक्टर में क्या बोल सकते हैं, एन पे क्या प्रभाव पड़ा। देखो, इसके पहले देखो जो हम चीज पहले बताए थे इंसुलेटर में कि एन मॉडरेट होता है बट टेम्परेचर के साथ बढ़ता है, ठीक है, ये बढ़ता है, ठीक, राइट। अब उसके रिस्पेक्ट में जो टॉ है, देखो चूंकि हम लोग को दोनों देखना है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन को भी और रिलैक्सेशन टाइम को भी, तो किसका इसमें रेट ज्यादा होता है बढ़ने का। ठीक है, देखो अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो एन बढ़ा बट टॉ तो घटा, टॉ तो घटा, तो क्या बोल सकते हो, ऑलमोस्ट कांस्टेंट है। टेम्परेचर बढ़ाएं तो एन बढ़ा, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन बढ़ा, लेकिन जैसे ही फ्री इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो कोलिजन टाइम घट जाएगा, राइट। ये समझ में आ रहा है ना कि जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाएं तो एन बढ़ा बट टॉ डिक्रीज हो गया, तो इसका जो रो पे इफेक्ट पड़ेगा m अपॉन n e स्क्वायर टॉ, तो एक बढ़ा एक घटा, तो क्या ये दोनों निगलेक्ट हो जाएगा, नहीं। देखो इस केस में रेट ऑफ वो ज्यादा होता है, यानी n का जो इंक्रीमेंट होता है ये ज्यादा होता है, यानी इन सेमीकंडक्टर रेट ऑफ इंक्रीमेंट ऑफ n इज मोर, ठीक है, मोर इफेक्टिव, राइट। यानी जिस रेट से n इंक्रीज करता है उस रेट से टो डिक्रीज नहीं करता है, समझ में आ रहा है ना। यानी इसमें डोमिनेंट कौन कर गया, n डोमिनेंट कौन किया, n डोमिनेंट किया, तो इसके अनुसार चलेंगे तो रेसिस्टिविटी क्या होगा, डिक्रीजेस, राइट। इसलिए सेमीकंडक्टर के केस में रेसिस्टिविटी क्या होता है, डिक्रीज कर जाता है, सो रेसिस्टिविटी डिक्रीजेस, सिर्फ ये याद रखना है, ठीक है। इसमें n डोमिनेंट कर जाता है, ठीक है, ये हम लोग सेमीकंडक्टर में और अच्छे से डिस्कस करेंगे कि n क्यों डोमिनेंट कर जाता है, राइट। ये सबका इक्वेशन होता है, ठीक है, बट हम लोग को उतना डेप्थ में नहीं जाना है, ठीक। सिंपली ये देखो बताते हैं, देखो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो n बढ़ेगा सेमीकंडक्टर में, बट साथ ही रिलैक्सेशन टाइम घट जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन जैसे ही ज्यादा होगा टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन डिक्रीजेस, राइट। तो अब क्या बोल सकते हैं, क्या ये दोनों कैंसिल कर देगा, एक दूसरे को कैंसिल करके रो को कांस्टेंट बनाएगा, नहीं। जो रेट ऑफ इंक्रीमेंट ऑफ टॉ होता है, इलेक्ट्रॉन होता है,
वो ज्यादा होता है रेट ऑफ डिक्रीमेंट ऑफ टॉ से, ठीक है, यानी डोमिनेंट एन कर जाता है, इसलिए रेसिस्टिविटी क्या होता है, डिक्रीज कर जाता है, राइट। यानी टेम्परेचर बढ़ाने से इसका रेसिस्टिविटी क्या होता है, डिक्रीज हो गया। इसका मतलब क्या बोल सकते हैं, रेसिस्टेंस पे क्या फर्क पड़ा, बढ़ा या घटा, घटा, राइट। यानी सेमीकंडक्टर के केस में रेसिस्टेंस घटता है, राइट। चलो इंसुलेटर के केस में देखते हैं, राइट। इंसुलेटर, इंसुलेटर में टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो एन क्या होता है, इंक्रीज करता है, राइट। अब मान लो, अभी मान लो इतना बड़ा इंसुलेटर था, समझो इतना बड़ा इंसुलेटर था और ढेर टेम्परेचर बढ़ा दिए, बहुत टेम्परेचर इंक्रीज कर दिए, तो एक इलेक्ट्रॉन इधर निकला, एक इलेक्ट्रॉन इधर निकला, एक 4 इलेक्ट्रॉन निकल गया, राइट। तो इलेक्ट्रॉन 4 निकला, बट क्या कोलिजन, क्या जिस रेट से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है क्या उस रेट से टाइम बिटवीन कोलिजन घट रहा है क्या, नहीं घट रहा है ना। यानी कि क्या बोल सकते हैं कि टॉ तो डिक्रीज करता है बट इंक्रीज ऑफ एन बहुत ज्यादा है, और टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो और ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेगा, बट लेकिन उस रेट से ये टाइम बिटवीन कोलिजन डिक्रीज नहीं होगा। तो डोमिनेंट फैक्टर कौन हो गया, एन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। तो अब रेसिस्टिविटी बराबर जानते हैं एम एन ई स्क्वायर टॉ। देखो डोमिनेटिंग फैक्टर ये बढ़ जा रहा है टेम्परेचर बढ़ाने पे, और ये सिंपली घट रहा है, तो डोमिनेंट कौन कर गया, एन, एन के अनुसार क्या होगा, रेसिस्टिविटी डिक्रीजेस। तो क्या बोल सकते हैं कि एज टेम्परेचर इंक्रीजेस resistivity of insulator decreases, rho of insulator decreases, and hence resistance decreases। समझ में आया। तो ये चीज थोड़ी याद होना चाहिए, ठीक, कि क्या होता है टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। चलो हम एक बार फटाफट तीनों को कंक्लूड कर देते हैं, मटेरियल को, राइट, कंडक्टर, राइट, यानी कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर। कंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ाते हैं, इसका मतलब रेसिस्टेंस क्या होता है, बढ़ता है, आर भी क्या होता है, बढ़ता है। इसमें सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ाते हैं, इसका मतलब रेसिस्टिविटी क्या होता है, घटता है, रेजिस्टेंस भी क्या होता है, घटता है। इंसुलेटर में टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेसिस्टिविटी क्या होता है, घटता है, रेसिस्टेंस क्या होता है, घटता है। ये तीन